अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं? आज हम बड़े खुश हैं। आज तो तुम बहुत खुश हो गए, टाइप सीन है हमारा, क्योंकि बड़े अरसे बाद माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट की जीत जो है हासिल की है। एक तो मैच पड़ जाना और फिर ज़बरदस्त तरीके से जीत भी जाना, ये हम भूल से गए थे ना, काफ़ी अरसे से ये नहीं हुआ। हाँ, पता है, एक तगड़ी टीम से इस तरह का मुकाबला करके फतह हासिल करना अपने होम ग्राउंड पे, और इतना बड़ा टारगेट, तारीख का सबसे बड़ा रन चेस पाकिस्तान ने कल किया है। 353 रन बनाए हैं, वो भी आखिरी बॉल पर नहीं, चंद बॉलों कबल। साथ ही चौथी विकेट की पार्टनरशिप में शराकतदारी में 260 रन बनाए हैं। ये अपने में एक पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। मैं क्या कहूंगी, वैसे ये एक रिकॉर्ड है कि नहीं? बिल्कुल है। और जिस तरह आगाज से ही बुनियाद डाली फखर जमान ने, इवन बाबर आजम जिस तरह की शॉटें खेल रहे थे, और जब उनकी इनिंग का मजा आने लगा तो वो आउट हो गए। लेकिन 3 विकेटें गंवाने के बाद 90-91 पे हम जरा डिसहार्टेड हो गए थे, क्योंकि टारगेट इतना बड़ा था। टारगेट बहुत बड़ा था ना, वो देख के जरा सोच रहे थे कि अब के किस तरह पहुंचेंगे, लेकिन फिर मैदान में आए अपने कप्तान रिजवान। पता नहीं पंजाबी में कहते हॉल उठते हैं। हाँ, हॉल ही उठ रहे थे देख के। यू हैड टू मूव अवे फ्रॉम द स्क्रीन फॉर अ बिट कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद फिर रिजवान आए और छा गए, और सलमान व्हाट अ पार्टनरशिप, कैप्टन एंड नाइट कैप्टन, मतलब कि दोनों की क्या पार्टनरशिप थी। और ऑनेस्टली ये जो अभी में हमारे कान में चल रहा है ना, जियो तो ऐसे, ये लिटरली दिल चाह रहा था कि उस वक्त कहो कि जियो तो ऐसे, गेम हो, क्रिकेट मैच हो तो ऐसा ही होना चाहिए। मजबूरी तौर पर दोनों साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है ना, किसी अच्छी टीम के खिलाफ आप इतना बड़ा रन चेज कर लें तो आपकी वो बाउंड्रीज जो आपने दिमाग में इनविजिबल बनाई होती हैं वो भी टूट जाती हैं। अब आगे जब हम जाएंगे इंशाल्लाह इन चैंपियंस ट्रॉफी, और आप यकीन मानिए कि हम न्यूजीलैंड से फाइनल भी जीतेंगे इंशाल्लाह इस ट्राई सीरीज का। कल है वो तो हम जीतेंगे, लेकिन जब हम जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और होगा, क्योंकि हम जब ये कर सकते हैं। अच्छा, आपको तो हमारी बातों से भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पता चल रहा है ना, वरना हम क्रिकेट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी होते हैं, और एक क्वेश्चन मार्क भी होता है कि वेयर आर वी गोइंग विद दिस। लेकिन कल की मैच ने वो वाला ही बात आप जो कर रहे हैं कि बहुत ही हमारा मोरल भी अप किया है, हमारा कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया है। मजबूरी तौर पे 707 रन बने हैं यस्टरडे इन कराची इन द ग्राउंड। व्हाट अ मैच एंड व्हाट इज सपोर्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स। एक दफा उनकी बात कर ले, मतलब लोगों का जोश जज्बा दिखा, जोश था, क्या मजा आ रहा था देख के। शुरू में तो थोड़े परेशानी होगी कि इतना बड़ा टारगेट टीम पाकिस्तान कैसे अचीव करेगी, लेकिन सलमान आगा ने 103 गेंदों का सामना किया, 134 रन बनाए, 122 रन बनाए, 128 गेंदों पर मोहम्मद रिजवान ने जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ ये लोग खेले हैं। लिटरली इन्होंने एवरेज रिक्वायर्ड रन रेट एक सतह से बढ़ने नहीं दिया, रन रेट को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया, मतलब रिक्वायर्ड रन रेट को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया कि अगर विकेट गिर भी जाती तो हम अंडर प्रेशर आ जाते। ऐसा लग रहा था कि अब तो बेस बन गई है। मोमेंट्स हो जाए ना तो कुछ मोमेंट, बाकी तो हम बातें करते रहेंगे, तो बहुत सारे, तो थोड़ी गर्मा गर्मी भी है। जब हमारी बॉलर्स की पिटाई हो रही थी तो ये क्या है, इस कैच की आप बात कर रही हैं जी। अब्दुल माजिद भट्टी हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और याया हुसैनी हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के मेजबान। अस्सलाम वालेकुम दोनों को, बहुत मुबारक हो। याया कैसे हैं आप ही से शुरू करते हैं, बताइएगा। मतलब थोड़े से हम डिसहार्टेड थे जब हमारी 3 विकेटें गिर गई, लेकिन चौथी विकेट की शराकत में क्या हमने रिकॉर्ड स्कोर किया और फिर मैच भी अपने नाम किया, रिकॉर्ड चेज भी किया। आपके स्पिरिट्स हाई ही थे या कहीं आपको भी लग रहा था कि मुश्किल ना हो जाए मामला? देखिए अब्दुल्ला, पाकिस्तान टीम के ऊपर एक टैग लगा हुआ है अनप्रेडिक्टेबल का। कल जब 352 किए जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेट पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए, तो पहली गलती जनूबी अफ्रीका से उनके मिडिल ओवर्स में हुई, जहां पर लग रहा था कि वो 400 करेंगे, 450 उनको करने चाहिए थे। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में कल अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग पाकिस्तान की अच्छी रही, तो एक तो पाकिस्तान ने उनको 450 से पहले रोका, जो टीम पाकिस्तान के काम आया। दूसरा, पाकिस्तान का स्टार्ट जो था वो काफी फ्लाइंग स्टार्ट था। पाकिस्तान पहले 10 ओवर में लगभग 9.9-10 के एवरेज के साथ बैटिंग कर रहा था। ठीक है, हमारी 3 विकेटें गिर गई, लेकिन जो आपको एक स्टार्ट की जरूरत थी वो आपको मिला। और फिर उसके बाद एक गेम को संभाला रिजवान ने, क्योंकि उनको इस बात का बेहतरीन अंदाज में इदराक था कि जनूबी अफ्रीका की ये वो बॉलिंग नहीं है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनके साथ होगी। ये वो बॉलर है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम के साथ होंगे ही नहीं।
लेकिन जितनी तारीफ की जाए मोहम्मद रिजवान की, जितनी तारीफ की जाए आगा सलमान की, कल जिनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया नंबर 5 पर वो बैटिंग करने के लिए आए, पहली मर्तबा पाकिस्तान ने इस तरह की बैटिंग नहीं की। पाकिस्तान ने जो जुनूबी अफ्रीका में 3 एक रोजा मैचों में शिकस्त दी थी, वहां पर भी पाकिस्तान के खेलने का यही पैटर्न था। साइम अयूब जो कि अनफॉर्चुनेटली टीम के साथ नहीं है, वो इसी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान आए तो मैंने उनसे यही सवाल किया और मैंने उनसे यही पूछा कि रिजवान साहब ये बताइए कि आप जीत गए हैं, कप्तान का हौसला बढ़ गया है, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है टीम के लिए कि जुनूबी अफ्रीका की बॉलिंग तो हल्की है, लेकिन हमारी तो टॉप क्लास बॉलिंग खेल रही है। हमने कदाफी स्टेडियम में भी 329 खा लिए, इधर 352 खा लिए। उन्होंने कहा बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये मसला है, लेकिन हम इन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो अगला सवाल रिजवान से हुआ, शाहिद हाशमी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने किया, उस पर रिजवान ने ये कहा कि भाई मसला ये है कि हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल टीम है। हमारा जो बच्चा है उसको ये नहीं पता कि उसने स्कूल जाना है, उसने आगे क्या करना है, ये हमारा कल्चर है। ये जो आप बात कर रहे हैं कि आप एक दिन 329 करा रहे हैं, एक दिन 352 चेस कर रहे हैं, एक दिन 329 चेस नहीं कर रहे, तो हमारी टीम ऐसे ही खेलेगी। कभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल लेगी और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है हार जाएगी। उन्होंने कहा भाई आप कुछ कर नहीं सकते, ये पाकिस्तान टीम का मसला नहीं है, ये हमारे कल्चर का मसला है। एक दिन आपको खुशी देंगे, अगले दिन शायद आप टीम से मुतमईन ना हो। चलिए अच्छा, हमें फिलहाल तो खुशी मिली है। हाँ, आज हम खुशी पे जरा फोकस रहते हैं क्योंकि हमें बड़े दिनों बाद ये खुशी मिली है और इसमें मजा आ रहा है बात करने का। तो भट्टी साहब, आपसे तो पहले हम ये पूछना चाहते हैं, हमें पता है कि आप स्टेडियम में थे, तो वो जरा माहौल हमें बता दें। मैच की तो हम बात करते रहेंगे, देखिए हम जीत लिए ना हमने, तो हम जरा चिल में हैं और चीज़ों पर भी थोड़ा सा फोकस किया जा सकता है, क्योंकि हमें टीवी पे देखते हुए लग रहा था कि ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट है बाय द फैंस। वो आए भी हुए हैं, जब कैमरा कट करता था स्पेक्टेटर्स पे, तो दे वाज अ यंग क्राउड, लड़के भी थे, लड़कियां भी थे, मतलब बड़ा जबरदस्त किस्म का माहौल था। और हमें नजर आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा स्टेडियम बनेगा, बिल्कुल माहौल बड़ा अच्छा बनने वाला है। लेकिन हुमा जो हमें कंसर्न है कि स्टेडियम भर नहीं सका। आप देखें कि अभी आप जो वीडियोस दिखा रहे थे, पीछे काफी सीट्स खाली थी। इस 30,000 के नेशनल स्टेडियम में तकरीबन को 10-12 हजार लोग आए, क्योंकि जो हम न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में मैच हार गए, उससे लोगों को लगा कि शायद अब ये टीम थोड़ी नीचे जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या चले हम उम्मीद करेंगे ना फाइनल हमारा गारंटी तो नहीं हो सकती। हाँ, उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जीतने की गारंटी तो कभी नहीं होती। लेकिन थोड़ा सा लोग नाराज थे। लेकिन जिस तरह की कल पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस दी है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने सबको गलत साबित कर दिया। हम लोग हमेशा बाबर आजम पे रिलाय करते रहे, फखर जमान पे रिलाय करते रहे, साइम अयूब का बहुत ज्यादा हमने जिक्र किया, लेकिन आप देखिए रिजवान ने मैच जितवा दिया। सलमान अली आगा एक नए पाकिस्तान के स्टार उभर के आए, जो फील्डिंग में भी गैर मामूली कैचेस ले रहे हैं, जो बॉलिंग में भी अपने 7-8 ओवर में। अच्छा, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब भट्टी साहब, टॉस जीतकर उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। सेकेंड इनिंग में आपको लगता है ड्यू फैक्टर भी इंपॉर्टेंट था? क्या हमें दूसरी बारी में बैटिंग करने में एडवांटेज मिला? क्या हम आगे के लिए तैयारी पकड़ सकते हैं? चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये एडवांटेज बरकरार रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर था, बल्कि मैं और याहिया कल साथ ही बैठे हुए थे स्टेडियम में। जो हम जहां बैठे हुए थे और हमारे सामने जो शीशा था, गीला हो रहा था, शीशे के ऊपर गीला हो रहा था। तो वो ड्यू का जो फैक्टर था, पाकिस्तान के लिए बैटिंग सेकंड इनिंग्स में निस्बतन आसान हो गई। लेकिन बहरहाल जो भी सिचुएशन थी, क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है कि पाकिस्तान ने ये नहीं कि अभी कल 252 रन चेस किए। पाकिस्तान ने पिछले 11 में से ये 8वां वनडे इंटरनेशनल है जो जीता है। एक हम जिम्बाब्वे में हार गए, एक ऑस्ट्रेलिया में हार गए, एक अभी लाहौर में हारे। लेकिन मेरे ख्याल में यही वो क्रिकेट है, फियरलेस क्रिकेट, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान को दुनिया की टॉप टीमों में रहना है और सरवाइव करना है। बल्कि एक और सवाल जो मैंने भी मोहम्मद रिजवान से पूछा, बाद में बाबर आजम खुद भी आए, उन्होंने कहा कि हमें कंसर्न है थोड़ा बाबर आजम की बैटिंग पर। और बाबर आजम ने तो फिर उकताकर ये कह दिया कि यार मुझे किंग शिंग ना कहे, मैं बाबर आजम हूँ। तो वो बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है
तो लग रहा है कि बाबर आजम भी कहीं थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन कल उन्होंने अच्छा किया, मतलब ठीक है, उन्होंने शॉटें अच्छी खेली। आप बताइएगा याया, मतलब जितना उन्होंने खेला वो आउट हो गए, वो अच्छा ही लग रहा था। मतलब हम एक एक बाबर्स इनिंग होती थी जो हम एंजॉय करते थे, और वो लिटरली कल मजा आना शुरू ही हुआ था, तो वो आउट हो गए। लेकिन जितना खेला थोड़ा सा बेहतर लगा। आपको लगा? बिल्कुल, मैंने अपने गुफ्तगू में इब्तिदा में ही आपसे कहा था कि पाकिस्तान ने चेस किया है, रिकॉर्ड चेस किया है 38.1 ओवर में सलमान अली आगा, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में पहली सेंचुरी की, चौथी सेंचुरी की। मोहम्मद रिजवान ने 260 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप की। पाकिस्तान को एक ऐसा टोटल पाकिस्तान ने हासिल किया जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। बेहतरीन खेले, लेकिन जिस तरह बाबर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं है, पाकिस्तान को जो स्टार्ट मिला सही मानों में एक टोन सेट हुई मैच की, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सवाल आपके जहन में है, जो लोगों के जहन में है, वो बाबर ही का है। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, फखर ने रन नहीं किए, बाबर ने रन नहीं किए, लेकिन उन लोगों ने रन किए, पाकिस्तान को जीत में किरदार अदा किया। मोहम्मद रिजवान नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं, ये वो नंबर है जिस पर लेजेंड जावेद मियांदाद बैटिंग किया करते थे। सलमान आगा चंद अच्छी इनिंग खेले हैं, कल उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की। एक बड़े स्कोर की तरफ जाकर उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान टीम को जिताया है, पाकिस्तान को ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचाया है, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दीगर टीमों को एक सवाल करने का मौका फराहम किया है कि भाई इनके पास बॉलिंग तो तगड़ी है, इनके पास बाबर आजम तो है, इनके पास फखर जमान तो है, लेकिन अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो रिजवान भी है इनके पास सलमान आगा भी है, जो टीम की तरफ से जीत में किरदार अदा कर सकते हैं, टीम को जिता सकते हैं। तो ये अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन साथ साथ एक चीज मैं आपको बताते चलूं, जो आप और हुमा थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि शाहीन आफरीदी का एक इंसिडेंट हुआ, और कल जब वो आए मीडिया जोन में, उनसे यही सवाल हुआ कि यार वो मैथ्यू बेट्स के साथ आपका क्या मसला हुआ था। वो खुद भी मीडिया जोन में मौजूद थे, तो शाहीन आफरीदी ने कहा देखें जी, वो भी अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, हम भी अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, लेकिन वो हमें तंग कर रहे थे और वो ऐसे रन्स कर रहे थे जो हमारे लिए कंसर्न बन रहा था। तो पहली दफा जब उनके साथ मेरा आमना सामना हुआ तो वो टकरा गए, जानबूझ के नहीं टकराए होंगे, लेकिन हम चाह रहे थे कि इनके साथ कुछ करें, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि वो मजीद ग्राउंड के अंदर रहें। उन्होंने कहा जब वो मेरे साथ टकराए तो फिर मैंने भी उनको कंधा मारा, लेकिन वो बात वहीं खत्म हो गई और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ग्राउंड की चीज ग्राउंड तक ही रहे तो अच्छी बात है। वो अपनी टीम के लिए खेल रहे थे, हम अपनी टीम के लिए खेल रहे थे, होना नहीं चाहिए, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट ये हुआ। और शाहीन आफरीदी ने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान जीता है, अच्छी बात है, लेकिन मैं अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, 2 मैचों में 300 रन हो गए, ये चीजें हमारे लिए कंसर्न है। ये चीजें हम सब के लिए कंसर्न है। ये रियलाइजेशन भी अच्छी है कि कर ली जाए, कि जो खुद को पता हो कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है और नहीं कर रही, ये बहुत बड़ा ही है। तो इदराक वैसे इंसान को खुद को ही होता है, ऑफ कोर्स वो नजर भी आ जाता है। अब्दुल्ला, मैंने कहा जो लाहौर में ओपनिंग सेरेमनी थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आपको कहा था कि भाई आपके जो सुसर परफॉर्मेंस देते हैं वैसी परफॉर्मेंस आप दे, तो उन्होंने कहा कि आप फ्यूचर में मुझे देखेंगे कि मैं अपने सुसर से भी बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूंगा। चलिए इंशाल्लाह होपफुली ऐसा हो। ये तो वजीर आजम वाली आपने बात कर दी, वजीर आजम ने भी शाहीन आफरीदी से यही तकाजा किया था। हाँ एग्जैक्टली, अब वो कह गए तो क्या हो सकता है। अच्छा जल्दी से हम बात कर लेते हैं कल जो मैच होना है, विच इज गोइंग टू बी बिटवीन पाकिस्तान एंड, अच्छा चले एक और सवाल भी आ रहा है के साथ हमारे डेथ ओवर्स, आपको पता है बड़े हमारे लिए डेथ ओवर्स की भी बात हो रही है कि उसमें जाके क्या हो जाता है, मतलब बड़े खतरनाक हो जाते हैं। मतलब पिछले वाले मैच में तो हमने देखा ही था कि उसमें हमने मैच ही दे दिया था बेसिकली। देखिए न्यूजीलैंड की टीम तो साउथ अफ्रीका के मुकाबले में बहुत सुपीरियर टीम है, और रिसेंटली हम न्यूजीलैंड से काफी मैचेस हारे भी हुए हैं। उनके पास व्हाइट बॉल क्रिकेट के एक से बढ़कर एक जबरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ये टीम जो अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, नेशनल स्टेडियम कराची में कल फाइनल खेलना है, फिर 19 तारीख को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग मैच भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है। तो मेरे ख्याल में अच्छी टोन सेट हो गई है। पाकिस्तान टीम अब जिस तरह लग रहा है कि जेल हो गई है, तो ये अब न्यूजीलैंड को भी हराएगी, और आप देखिएगा चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार इस टीम ने अगर टेक ऑफ ले लिया तो फिर जो बड़े बड़े दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं वो सब पाकिस्तान को सेमीफाइनलिस्ट तो करार दे रही है। मुझे लग रहा है कि फिर पाकिस्तान शायद हम देखेंगे कि लाहौर में फाइनल होगा और पाकिस्तान की टीम वो फाइनल खेलते हुए नजर आएगी इंशाल्लाह जी। गलतियां जो छोटी छोटी हैं उनकी गुंजाइश नहीं है,
टाइम हमारे पास इतना ही है। थैंक यू याहिया जी, थैंक यू भट्टी साहब, शुक्रिया एंड थैंक यू पाकिस्तान टीम फॉर गिविंग अस मैच। कल बड़ा अच्छा मूड सा हो गया, आपको पता है ना घरों में मूड भी खराब हो जाता है। अगर और फिर ऐसे में जब घर में मूड अच्छा हो और कोई मेहमान भी आए और मेहमान भी आपका दोस्त हो तो फिर तो आप और ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमें तो आपको पता ही है मेहमान नवाजी का शौक है। और उसके हवाले से भी हम बात कर लेंगे। आई नो वेयर यू आर गेटिंग एड, लेकिन ज़रा मौसम का हाल भी हो जाए, क्या ख्याल है? तो मतलब हर चीज़ अच्छी चल रही है, तो आए नीलम वादी भी आपको दिखा देते हैं। और वहाँ से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ख्वाजा फयाज हमें बता रहे हैं। ठीक में जारी चंद रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। बलाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। यह ठंडी हवाएं चल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिले हेडक्वार्टर 8 मुकाम में सैनिक माता अड़ंकेल ताव शोंठ और सुरगुन वैलीज में 5 से 8 इंच, जबकि पहाड़ों पर 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से शोंठ और रेस वैली समेत मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। महकमा शरात और पाक फौज सड़कों से बर्फ हटाने और मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने के लिए ऑपरेशन जारी रखे हुए। मेडिकल टीमें बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप लगाकर मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम कर रही है। साथ ही मुकामात जगराम वैली, अपर नीलम, दुमेला, लोआत बाला, शारदा, अड़ंकेल में ठंडे मौसम और बर्फ के हसीन नज़ारों को एंजॉय करने के लिए शामत का सिलसिला भी जारी है। बर्फपोश पहाड़ और वादियां हसीन मनाज़र पेश करें। मौसमियाती तब्दीलियों के बाद वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक दर्जा रात में बेहतरी के साथ ही सर्दी की शिद्दत कम हो जाएगी, लेकिन फरवरी की आखिर तक बलाई इलाके बादलों की लपेट में रहेंगे, क्योंकि हल्की बारिश और बर्फबारी जारी रहने का इम्कान है। जी, हाउ ब्यूटीफुल। बड़ा ही दिल चाह रहा है पहाड़ों में जाने का, और मतलब कि थोड़ी सी बर्फ़ भी हो जाए। और तो मुझे ज़्यादा नहीं इतनी ठंड वगैरह पसंद, मुझे थोड़ी ठंड भी नहीं पसंद एक्चुअली, लेकिन ये तो कुछ एक्सट्रीम ही सिचुएशन चल रही है। हाउएवर आई लाइक टू हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस अपने आप को प्रोटेक्ट करने में इस ठंड में, मोज़े, कपड़े, जूते, मतलब टू मच हो जाता है ना, मतलब सीरियस ही हो जाता है मामला, बट स्टिल इट्स डिफरेंट। सो आई वुड लाइक अच्छा जी, ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि तहरीक-ए-इंसाफ में उखाड़ पछाड़ की एक और किस्त रिलीज होने की तैयारी हो रही है, और ज़राए का दावा है कि ये सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी तक जाएगा। केपी में जुनैद अकबर के सूबाई सदर बनने के बाद कल एक और बड़ी तब्दीली आई है, और बैरिस्टर सैफ को सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया है, और उनकी जगह मलिक अदील इकबाल को सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा मिल गया है। शेर अफजल मरवत को भी पार्टी से ही फारग कर दिया गया है। कितनी बार वैसे वो आए गए हैं, ये बहुत बार होता रहा है। कल नोटिफिकेशन जारी हो गया ऑल दोस्त का। अच्छा जी, कुछ देर पहले तक पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी शेर अफजल मरवत से मुताल्लिक लाइल्मी जाहिर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर नोटिफिकेशन भी आ गया। सुनिए। जिन्होंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया, उसे कहते कि आपको ऑन द रिकॉर्ड बता देते, तो मैं भी ऑन द रिकॉर्ड उसकी कोई बात कर सकता। मैंने कहा कि पार्टी प्लेटफॉर्म से ये जो फैसले इशू ने, मैंने आपको एक जनरल बात बताई है कि पीसी के जो लोग हैं उनके भी मैंने नाम आपको रिवील नहीं किए हैं, वो भी पार्टी प्लेटफॉर्म से आएंगे। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, मैं मीडिया पर डिस्कस नहीं कर सकता। अगर शेर अफजल मरवत साहब की मेंबरशिप या इस पर कोई ऐसा मामला होता है, दैट विल बी अनाउंस बाय द पार्टी लीडरशिप। एक मैकेनिज्म है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो आपको इन्फॉर्म करेगा। हम अडयाला जेल के अंदर जो होने वाली बात है उसको हम प्रेफर करते हैं। अच्छा जी, अब ज़राए जो हैं वो उनसे इतलात भी आ रही हैं कि बानी पीटीआई तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करने जा रहे हैं, और एक तासुर ये है कि उन लोगों को पार्टी मामला से पीछे कर दिया जाएगा जो बानी पीटीआई का जारहाना बयानिया मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में नाकाम है। वैसे ज़्यादातर ना, मतलब नहीं, हालांकि अब इससे ज्यादा क्या ट्राई करते हैं। वैसे हम सॉरी, काफी कोशिश की है लोगों ने। तो केपी के जी पार्टी सदर जुनैद अकबर पहले ही कह चुके हैं कि होम्योपैथिक किस्म के लोग अब पार्टी में मजीद नहीं चलेंगे। बाज़ लोगों को वैसे अफाका भी होता है। मुझे ये टाइटल इंटरेस्टिंग लगा। अभी हम जो दोबारा के बाद जो हम तंजीम रिस्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें वो जो हार्डलाइनर है वो लोग सामने आएंगे, जो ये दरमियान वाले है, जो होम्योपैथिक क़यादत जो है वो साइड पे हो। हम निकलेंगे, हम तीनों ऑप्शन पे, ये मुख्तलिफ ऑप्शन पे बात हमारी हो रही है, हम अपने करते मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करें, ये है कि सवाबी को तो फाइनल हुआ है 8 तारीख को हम करेंगे। जितने भी हमारे रोड है, चाहे गिलगित बल्दिस्तान की तरफ जाए, चाहे वो साउथ से आए,
चाहे हमारी साइड से जाए, चाहे GT रोड हो, चाहे मोटरवे हो, वो हम बंद करें, KP की हुदूद के अंदर बंद करें, इस्लामाबाद की तरफ, पंजाब की तरफ, सारे रास्ते हम वहाँ से बंद कर लें। तो आप इस्लामाबाद की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं और तैयारी के साथ आएंगे। खान साहब ने जो मैसेज आज मुझे आया कि जुनेद, हमें ये हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इससे बहुत आगे सोचना है, ये चीज़ें मैं भूल गया हूँ कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। इतना तो मुझे भी पता है कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई कैबिनेट है उसमें कुछ तब्दीलियां तो करवाना चाहते हैं जी। उसमें कुछ एक दो इंशाल्लाह इस हफ्ते इसमें कुछ लोग कम हो जाएंगे, एक दो को नए शामिल कर लेंगे। इसी पे बात करते हैं। साहब खैबर पख्तूनख्वा के नए तर्जुमान सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मलिक अदील इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदील साहब शुक्रिया, खुशामदीद, नया हुदा आपको मुबारक हो। पहले तो यही बता दीजिए कि क्या वजह बनी इस तब्दीली की? मतलब आप आ गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या बैरिस्टर सैफ की परफॉर्मेंस में पार्टी क़यादत को कुछ कमी नज़र आ रही थी या बस कुछ और वजह बन गई इस तब्दीली की? जी बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली खान साहब ने डिसीजंस दिए हैं कि पार्टी को और गवर्नमेंट को, गवर्नेंस को दो अलग-अलग उसमें किया जाए ताकि पार्टी की भी बेहतर परफॉर्मेंस हो सके और गवर्नमेंट की भी गवर्नेंस के इस वजह से उनको दो ओहदों को अलग-अलग किया गया जी। अच्छा, तो गवर्नेंस को अलहदा और पार्टी को अलहदा, ओके। अब ये बताइएगा कि एक तरफ ये तब्दीलियां हैं और दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने का हुक्म भी दिया गया है, तो साफ नज़र आ रहा है कि जो कुछ चल रहा है खान साहब इससे मुतमईन नहीं। तो क्या मज़ीद तब्दीलियां भी आएंगी पार्टी और हुकूमत में? देखें जी, खान साहब ने बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी हुई हैं कि हमने अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर तवज्जो देनी है। जो गवर्नेंस के हवाले से भी वो बेहतर कर रहे हैं और इसकी पार्टी के लिहाज से भी बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें और हम इस जो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो खान साहब ने बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी है कि अब सजा वाला निज़ाम होगा, जो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करेगा वो आगे आएगा, जो बंदा प्ले नहीं कर सकेगा उनको ओहदे छोड़ने पड़ेंगे। अब तहरीक इंसाफ वाले नाराज़ भी हो जाते हैं दिल साहब, जब भी अली अमीन गंडापुर की तब्दीली की बात हो। जमहूरियत में पार्लिमानी निज़ाम में ऐसा हो भी जाए तो गैर मामूली वाक़या तो नहीं होगा, तो क्या पार्टी के अंदर से इसकी मुखालफत है कि अली अमीन को ना हटाया जाए, या पार्टी ऐसा चाहती है और इमरान खान नहीं मानते हैं? क्या मामला है? नहीं जी, अभी तक तो ऐसी कोई भी अली अमीन साहब ने बड़ी मुश्किल हालात में पार्टी का होता और ये सारी चीजें संभाली हैं और बड़ी खूबसूरत तरीके से पार्टी को गवर्न भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी गवर्न कर रहे हैं बड़े बेहतर तरीके से। तो ये तो अभी आने वाले वक्त ही बताएगा कि अभी जिस तरह खान साहब ने डायरेक्शन दी हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर उन्होंने पार्टी को अलहदा किया और गवर्नेंस को अलहदा किया ताकि CM साहब का ज्यादा कंसंट्रेशन और फोकस गवर्नेंस की तरफ हो और बेहतर से बेहतर हम डिलीवर कर सकेंगे। शुक्रिया। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। अदील मलिक हमारे साथ थे जो कि नए बने हैं जी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नए बने, बिल्कुल मुबारकबाद। और उनके मुताबिक ये फैसला इसलिए किया गया है कि जो गवर्नेंस है और पार्टी के मामलात उनको अलग कर दिया जाए, which intrinsically is not a bad idea at all, because obviously the whole province was suffering। तो अच्छा है और ये रियलाइजेशन भी होगी है कि दोनों मामलात साथ नहीं चल सकते, ताकि जो गवर्न करने वाले लोग हैं वो गवर्नेंस पे ही तवज्जो दें और बाकी लोग सियासत करते रहें। अच्छा जी, आतिफ असलम हमारे सुपरस्टार, हमारे रॉक स्टार, हम सब के पसंदीदा, आपको पता है हमारे फेवरेट सिंगर तो हैं ही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब फेवरेट कंटेंट क्रिएटर भी बनने वाले हैं। हाँ, ये चेंज हमने देखा है रिसेंटली, उनके साथ कुछ और लोगों ने उनको ज्वाइन किया है और मेरा ख्याल है कि वो माइल हो गए हैं कि जो कंटेंट जो है वो ज़रा चेंज किया जाए। फ़नी है, उनके अंदर एक हमेशा फ़नी एलिमेंट तो था ही, एक ह्यूमरस एलिमेंट था, तो अब वो चीज़ें जो है सामने भी आ रही हैं। अच्छा, जगह जगह लोकेशंस भी इंटरेस्टिंग है जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं। हाँ। एक और भी था इनका, किसी एक पार्क है जिसमें शादी वाले घर के सामने भी बैठे हुए थे और फुटपाथ पे बैठ के गए थे। अपना ही गाना एक लगा हुआ था, अपना ही गाना लगा हुआ था ना। बट इस किस्म का खैर इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है वो निकल रहा है इनके अकाउंट से। ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अच्छा, एक तस्दीक हमने करनी है। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे मलिक अदील इकबाल साहब से, जो कि नए मुकर्रर होने वाले सेक्रेटरी इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के PTI के, और उनकी तस्वीर हमने एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से गलत चला दी थी। ये हैं मलिक अदील इकबाल साहब। तो इनसे अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और हमने सोचा फ़ौरन से आपको बता दिया जाए क्योंकि इनसे बातचीत अब चलती रहेगी और सोते पे ये आ गए हैं। बैरिस्टर सैफ की जगह ये आए हैं।
अच्छा जी, अब ज़रा हम पिंडी चलते हैं और आपको बताएं, ये बड़ा ही पेनफुल बात होती है लेकिन करनी ज़रूरी है। नाम नेहाद गैरत के नाम पर जवान बच्चियों और ख़वातीन के कत्ल का सिलसिला रुक नहीं पा रहा। रावलपिंडी में बेटे की मंगेतर को चाचा ने पहले जहर देकर कत्ल किया और फिर लाश भी दफना दी। चाचा ने अपनी भतीजी को बेसिकली। ये अफसोसनाक वाक़या आया रावलपिंडी के थाना जातली के हदूद में और पुलिस के मुताबिक मकतूला की मंगनी चचे की बेटी के साथ तय हुई थी। मुबैना तौर पर लड़की शादी पर राजी ना थी और वो 3 फरवरी को घर से फरार हो गई। FIR के मुताबिक लड़की को उसका चचा किसी तरह अपने घर ने घर ले आया और कमरे में बंद कर दिया और लड़की को मुबैना तौर पर जहरीली गोलियां खिलाकर मार दिया गया। मुलजिम ने कत्ल के बाद लड़की की तदफीन कर दी और पुलिस को लड़की के कत्ल में वालिद के मुलव्वस होने का भी शुबा है। क्या कहें, जब वालिद ही अगर बीच में हुआ और तो किसी ने क्या रोकना था। मतलब जो रिश्ते आपकी हिफाजत के लिए होते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको दुनिया से बचाते हैं, आपको चोट लगती है तो आपको सहलाते हैं, आप बीमार होते हैं तो आपका इलाज कराते हैं, जब वही आपके कातिल बन जाए पकड़ो और उसको मार दो। शबीर डार हमें बता रहे हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ रावलपिंडी से, कि ये मामला क्या है क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का इंतखाब करना चाहती है, या फिर एटलीस्ट जिसका इंतखाब हो रहा था उससे नहीं करना पसंद करती हो, आगे जाके ना ही करना हो लेकिन उससे नहीं करना चाह रही थी। अब शबीर डार को सुनते हैं जरा। इस वाक़े से मुतल्लक अभी तक की जो तफसीलात और तहकीकात सामने आई हैं उसमें बताया गया है कि मकतूला की शादी उसके चचा ज़ाद से शादी तय हुई थी, लेकिन मकतूला अपने चचा ज़ाद से शादी के लिए राज़ी नहीं थी। 3 और 4 फरवरी की दरमियानी रात मकतूला अपने घर से भागी और घर वालों ने जब इधर उधर तलाश किया तो कहीं से तालबा का पता नहीं चला, तो आसपास के पड़ोसियों ने कहीं से इस बच्ची को तलाश किया और जो बच्ची के वालिद नईम रज़ा और इसके चचा जो है सलीम रज़ा बच्ची को समझा बुझा के घर वापस ले आए और इतलात के मुताबिक मकतूला को 3 और 4 फरवरी की रात को ही मुबैना तौर पर कत्ल किया गया और बताया जा रहा है कि या तो इस बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया है या फिर इसको जहर देकर कत्ल किया गया है। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया है और ये जो मुकदमा है ये पुलिस की मुद्दत में ही दर्ज किया गया है। और पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो बच्ची की जो लाश है उसका पोस्टमार्टम किया गया है, अदालती अहकामात पर कानूनी कार्रवाई पूरी करके बच्ची की जो कब्र कुशाई है वो की गई पहले, उसके बाद जो है मकतूला की लाश का पोस्टमार्टम किया गया। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आती क्योंकि उसी से ये साबित होगा कि ये बच्ची को जहर देकर कत्ल किया गया है या फिर इसको गला दबाकर कत्ल किया गया है या फिर इसकी मौत जो है वो तभी मौत हुई है। मतलब ये स्टोरी कितनी बार रिपीट हमने ये सुनी है। और जल्दी से आपको बता दें कि नए कानून के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल अब एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है और अब मकतूल के वर्सा की जानिब से माफ़ी के बावजूद मुजरिम को कम अज़ कम उम्र कैद की सज़ा मिल सकती है। मतलब ये बार बार रीइटरेट करना ज़रूरी है बिकॉज बहुत कुछ ऐसे हो जाता था इन द पास्ट एज वेल, थिंकिंग कि भाई गैरत के नाम पे कत्ल है और हम लेकिन अफसोस की बात है कि सख्त सजाएं कानून साजी भी नहीं रोक सकी इन वाक़यात को। 2024 के पहले 5 महीनों में सिर्फ सवात में 20 खवातीन से जीने का हक छीन लिया गया और 10 इनमें से जो थी वो गैरत के नाम पर उनको कत्ल किया गया था। अंदाज़ा करें, मतलब वी आर जस्ट थिंकिंग कि बच्चियाँ कितना प्रेशर होता होगा कि वो घर से भाग गई और जब वो वापस आ रही होगी दिल में उसको भी पता होगा कि मुझे छोड़ेंगे नहीं। जिस माहौल में वो बच्ची रह नहीं सकती कि उसको घर से भागना पड़ा, उसमें अगर उसको पकड़ के ले आएंगे वापस तो उसने तो रिजाइन कर दिया होगा कि मेरे साथ तो अब यही होगा। या शायद नहीं होगा उसे दिल में यकीन कि उसको मार देंगे, क्योंकि अपने चचा और अपने बाप से कोई कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। होता यही है, होता यही है, अपने ही होते हैं ना, भाई होता है, बाप होते हैं, मामू होते हैं, मियां होता है, ससुर होता है, यही होते हैं ना। आप ये सोचिए कि इन खवातीन की आखिरी थॉट्स ये होती होंगी कि ये रिश्ते जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं, जो हमें ज़माने की धूप छाँव से बचाते हैं, वही हमारे कातिल बन जाएंगे। और मैं सारों को साइड पे रख दूं, बाप
एक बाप कैसे होने दे सकता है ये अपनी बेटी के साथ? मतलब ये अभी बात हो रही है ना इस पर्टिकुलर केस में कि जी चचा ने मार दिया और बाप भी साथ मुलव्विस था। मतलब किसी से भी आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने बाप से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये दिस इज सच अ ट्रेजेडी, और हमारे यहाँ रोज कोई इस किस्म की कहानी आती है। आई होप के ये वाक़यात तो नहीं रुक रहे, लेकिन इन वाक़यात को, हर वाक़े को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट के तौर पर आवाम के सामने रखा जाए और इवेंचुअली शायद इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो और इसका असर हो सोसाइटी पे कुछ अरसे बाद। जैसे आपको पता है पहले तेज़ाब फेंकने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते थे। हाँ। और अभी भी होते हैं, पर्टिकुलरली अभी भी होते हैं, लेकिन बहुत हद तक कमी आई है। बहुत हद तक कमी आई है क्योंकि कानून साजी हुई और सख्त सजाएं हुई। और इन वाक़यात को भी इसी तरह एग्जाम्पलरी बनाया जाए और मिसाली सजाएं हों और फौरी मिले और फौरी इंसाफ मिले, सालों ना बिठाएं। को देखें, अब वरसा को तो नहीं इंसाफ मिलना क्योंकि वरसा ही कातिल हैं, मकतूल को इंसाफ मिले। वेलकम। अच्छा जी, अब आपको बताएं कि कराची इंतज़ामिया के मामलात भी हमें कभी कभार लगता है अजीबोगरीब ही हैं और एक मसले से निमटने की कोशिश करते हैं तो दूसरा मसला जो है वो सर उठा लेता है। और शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के बायस अमन व अमान का मसला पैदा होने के ख़तरात मंडलाने लगे थे। शहरियों की जानिब से सख्त रद्द अमल देखने में आया। हैवी गाड़ियाँ जलाने के वाक़यात जो हैं वो पेश आने लगे और सिंध हुकूमत ने अब दिन के औकात पे हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। और एक्चुअली यू नो व्हाट, ये पहले भी होती थी, फिर वो सही तरह नाफिज नहीं थी एज ऑलवेज, तो अब दोबारा से इसका कहा गया है। उसमें बताया गया था कि जो इम्पोर्टेंट काम है जैसे कि नेशनल स्टेडियम कराची की तज़ीन व आराइश थी, वो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वहाँ पे ज़रूरी चीज़ें चाहिए। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ट्रक्स हैं। फिर आपको पता है यहाँ पे एक्चुअल पानी इज़ एन एसेंशियल सर्विस और पानी नहीं है इलाका बहुत से इलाकों में, और पानी अभी इसी सूरत हाल में भी नहीं पहुंच पा रहा। चले, आपने तो एक दो वैसे मेंशन किए, वैसे 42 शोबे हैं जिन जो के प्रायोरिटी लेते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में फैसला किया गया कि दिन में कचरा उठाने वाली और ज़रूरी हैवी गाड़ियों के अलावा दीगर हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी होगी। हैवी ट्रैफिक को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में चलने की इजाज़त होगी। ये फैसला भी हुआ कि रोड ब्लॉक करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। आज अलसुब भी एक डंपर बेकाबू होकर राशिद मिनास रोड के पेडेस्ट्रियन ब्रिज से टकरा गया। मुझे लगता है कि पाबंदी नो पाबंदी, जब तक ये डंपरों की फिटनेस नहीं चेक होगी ना तब तक शायद ये मामला ठीक नहीं होंगे। कैसे हो ऐसा कैसे हो रहा है कि रोज ही मार रहे हैं लोगों को और बेकाबू हो रहे हैं। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि जब ये हादसा होता है तो ड्राइवर जो है वो भाग जाते हैं वहाँ से, मतलब कभी जख्मी हो जाते हैं, कभी। और इस दफा अल्लाह का शुक्र है कि कोई बाइक इसकी जद में नहीं आई, नहीं तो मर जाता है इंसान जाहिर है, तो वो फुटपाथ में जाके घुस गया। मतलब ये ड्राइवर, इनके ड्राइवरों का भी कोई टेस्ट हो रहा है मेडिकल के, ये सही अपने होशो हवास में क्या हो रहा है, गाड़ी चला रहे होते हैं। इस केस में जो आपने आज सुबह वाला बताया उसमें ड्राइवर जो था वो जख्मी हो गया और जो क्लीनर था साथ वो भाग गया। तो जल्दी से भाग भी जाते हैं ना, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव नो बैकिंग आइदर, उनको तो ये चीज़ें दे दी गई हैं कि जाके चलाओ। गवर्नर सिंध ने भी इस बारे में बात की, सुनिए। लोगों ने देखा कि पिछले 2 महीनों में 70 से लोग कराची के डंपर तले कुचल दिए गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये ट्रैफिक गर्दी है, जैसे पहले कराची में दहशत गर्दी होती थी, तो ये ट्रैफिक गर्दी है कि कोई कानून नहीं है, चाहे अफगानिस्तान से कोई डंपर चला के यहाँ पहुँच गया है तो वही डंपर बग़ैर नंबर प्लेट्स के चल रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की गिरफ्तारी की, जितनी तेज़ी आपने गिरफ्तारी में दिखाई है उतनी ही तेज़ी उन कातिल डंपरों के ड्राइवर्स और मालकान को पकड़ने के लिए भी दिखानी चाहिए। हाँ, ये भी होना चाहिए, एब्सोल्युटली। अच्छा, ऑब्वियसली फिर हर किसी को मौका भी मिल जाता है बोलने को। जमात इस्लामी का क्या कहना है ये भी आप देख लें। जिस तरह शहर में दंदनाते ये खूनी टैंकर घूम रहे हैं, डंपर लोगों को जाबाग कर रहे हैं और शहर में लोग अपनी पैरों की लाशें उठाने पर मजबूर हैं। लेकिन जब बात की जाए तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ होता है। ये बात हम वाजे कर दें, ये शहर, इस शहर को जिस सतह पर पीपल्स पार्टी की 17 साला इस हुकूमत ने पहुंचा दिया है, आज शहर की 65% ट्रांसपोर्ट क्या है? शहर की 65% ट्रांसपोर्ट सिर्फ मोटरसाइकिलें हैं कि जिस पर शहर के नौजवान, मुतवस्सित तबका, लोअर मिडिल क्लास सफर करती है।
अब पता नहीं ये एक ही है डंपर और टैंकर एसोसिएशन, वाटर टैंकर एसोसिएशन ने पाबंदी नहीं मान रहे, वो उन्होंने बतौर एहतजाज अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी की सप्लाई बंद कर दी है। अब हुआ क्या है कि अब लिटरली शहर के बेशतर इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, मतलब एक एक बूंद को तरस रहे हैं शहरी। और अगर ये आज भी मसला नहीं हल हुआ तो फिर तो एक शदीद बहरान की कैफियत पैदा हो जाएगी। ये वाटर टैंकर वाला मामला शुड बी सॉर्टेड ASAP। मतलब ना सिर्फ कि डंपर्स वो सब कुछ तो हो ही रहा था, पेडेस्ट्रियन ब्रिज में रख रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, वो अब पानी भी नहीं मिलने वाला। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको सेटल करना है, इनको डील करना है। काशिफ मुश्ताक नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ हैं। काशिफ, हम भी आज सुबह वाला जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज को एक डंपर ने हिट की है उसके बारे में पता करेंगे, लेकिन ये पानी के हालात का बताएंगे। वाकई कोई वाटर शॉर्टेज तो हम देखना स्टार्ट हो गए हैं, कोई हड़ताल हो रही है क्या, कोई बात कर रहे हैं इनसे? देखिए, 2 रोज़ कबल जब कराची में डंपर्स और जो वाटर टैंकर है और साथ साथ माल बरदार गाड़ियां हैं, इन मजमूई तौर पर 4 गाड़ियों को जब जलाया गया तो उसके बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। ख़राब ऐसे हुई कि जो डंपर्स एसोसिएशन है या वाटर टैंकर एसोसिएशन है उनकी जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया। जब हम ट्रैफिक पुलिस से ये बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि शहर में एमरजेंसी ड्यूटीज़ के नाम पर जो चीज़ें या जो सर्विसेज दी जा रही हैं उस पर हम पाबंदी दिन के औकात में कैसे लगाएं। अब मसला ये आता है कि शहर में तरक्याती और तामीराती काम इतने ज़्यादा चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड आपको पता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी रोड मेन शहर के सेंटर में पड़ता है, तो इस वजह से वहाँ डंपर्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर शहर में हज़ारों टैंकर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। इसी तरह जो फ्यूल लेकर टैंकर से शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनको मूवमेंट के लिए जो है वो इजाज़त है। तो जब इस तरह की तमाम तर गाड़ियों को इजाज़त भी दे रहे हैं, साथ साथ फिर उनकी रोकथाम के लिए भी कहा जा रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस ये कहती है कि सिर्फ हम शहर में इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करें। जो मुतलका इदारे हैं जो इन गाड़ियों की फिटनेस चेक, जैसे आपने भी कहा कि इन गाड़ियों की फिटनेस चेक होनी चाहिए, तो यकीनी तौर पर होनी चाहिए। जो ड्राइवर्स इसको चला रहे हैं उनके लाइसेंस चेक होने चाहिए। गवर्नर सिंह ने कहा कि शहर में न सिर्फ शहर से जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है वो, बल्कि दीगर सूबों से गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं। ऐसा ही जो करंगी में एक ट्रैफिक हादसा हुआ था जिसमें डंपर ने रॉन्ग वे से आ रहा था, वो लसबेला की रजिस्ट्रेशन थी उस डंपर की। तो इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि चूँकि डंपर जो है वो थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं तो नीचे नज़र नहीं आता है, तो इन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम तर इदारे आपस में यकजा हों और यकजा होकर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये कहा जाता है कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक डंपर्स पे पाबंदी हो, लेकिन अगर डंपर्स पे पाबंदी लगाते तो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है शहर के अंदर वो रुकता है। फिर कहा जाता है कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन ये पाबंदी अप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आए दिन हादसा बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है। एक कंस्ट्रक्शन का काम है, चले वो तो है, फिर साथ ही पानी के बगैर तो गुजारा नहीं है। आई हैव टू से इट, पानी कम्स इन एसेंशियल सर्विस। ये 24 घंटे दस्तयाब होना चाहिए, क्योंकि नहीं आप इस मतलब शहर के इतने बड़े हिस्से को रात के 8 घंटे में पानी सप्लाई कर सकते। ये शायद उन लोगों को समझ नहीं आएगा जिनके नलकों में पानी आता है, हमारे यहाँ नहीं आता और हमारे यहाँ पानी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ टैंकर से पानी और जब हम ये बात करते हैं ये भी बात साथ होती है कि नलकों में पानी क्यों नहीं आता। हाँ, वो तो नहीं आता और जिसका जवाब हमें नहीं मिलेगा कभी। हम मतलब कब से कर रहे हैं, तो लिहाजा चलो इस बात पे ही कर लें कि पानी को कहीं ना कहीं से तो सोर्स करना है। तो अभी वाटर टैंकर नहीं चल रहे शहर में और हाइड्रेंट भी बंद हैं क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, हाइड्रेंट पर वाटर टैंकर जो है वो मौजूद है, लेकिन वहाँ से मूवमेंट नहीं होती है। जब हम शहरियों से इस हवाले से बात करें, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि चूंकि वाटर टैंकर की शॉर्टेज है, फिर वाटर टैंकर जो है जो 4000 का या 6000 का सेल होता है उसके रेट भी बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से शहरी शदीद परेशान होते हैं। हमने ऐसे भी बहुत सारे इलाके देखे हैं जहाँ से कचरा ना उठने की शिकायत भी सामने आ रही है। तो फिर अगर आप उनकी ड्यूटीज़ को भी पाबंद करेंगे तो शहर में ये मसला भी क्रिएट हो जाएगा कि जो शहर में मुख्तलिफ कचरा कुंडियाँ हैं या इस तरह की डंपिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ जो है कचरा नहीं उठेगा तो ताफुन फैलेगा। तो ये तमाम तर सिचुएशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए तमाम इदारों को एक साथ होना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, जगह जगह नाके लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि जिस भी गाड़ी को चेक करते हैं वो या तो इमरजेंसी ड्यूटी भी होती है, उसमें कोई मेडिसिन सप्लाई हो रही होती है, पानी सप्लाई हो रहा होता है, फ्यूल सप्लाई हो रहा होता है, इसलिए करके वो उसको जाने देते हैं। इन्हीं तरह की गाड़ियाँ जो शहर में चल रही हैं। अब जो करंगी में जिसका मैंने जिक्र किया, जो डंपर लेकर जा रहा था, वो उस
डंपर के अंदर रेती बजरी जो थी वो लोड थी और वो करीबी एक कंस्ट्रक्शन इमारत बन रही थी, वहाँ उसने जाना था। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी रोड के करीब एक हादसा रिपोर्ट हुआ, उसमें डंपर जो है उसकी मूवमेंट हो रही थी। जो गुलस्तान जौहर में वाटर टैंकर ने हिट किया था, वो वाटर टैंकर जो है वो भी किसी के घर पानी लेकर जा रहा था। तो ये तमाम तर सिचुएशन शहर में है। 105 अफराद अब तक जो है वो जांबाक हो गए, जबकि 1400 के करीब। ये जो अभी का वाकया हुआ है काशिफ, जिस टाइम में हुआ, जिस टाइम पे इजाजत है, मतलब जिस टाइम पे इजाजत है उसी वक्त हुआ, क्योंकि सुबह सुबह हुआ था। हम उसकी कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हौलनाक किस्म की हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिज को मारा है और उसके बाद वो जख्मी हुआ, ड्राइवर क्लीनर भाग गया। अच्छा, ये भाग भी जाते हैं क्यों? इनको पता होता है कोताही इनकी अपनी है, या फिर क्योंकि डंपर, ये कौन सी इनकी फिटनेस चेक तो हुई नहीं हुई गाड़ियों की, आउट ऑफ कंट्रोल तो इन्होंने होना ही है, या फिर ड्राइवर्स भाग क्यों जाते हैं? देखिए, इसका एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि डंपर्स उनके अपने नहीं होते, वो स्टेशन के होते हैं या उसके मालिकान कुछ और होते हैं या कहीं और बैठे हुए होते हैं। तो इसलिए करके वो फौरी तौर पर अपनी जान बचाने के लिए करके वहाँ से फ़रार होते हैं। अलमिया ये कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं और ये फ़रार हो जाते हैं, उसके बाद इस वाक़यात के मुकदमा दर्ज होते हैं। जो पुलिस है वो ये कहती है कि जो भी इसमें हादसे में नुकसान हुआ है, उनके जो लोग हैं वो आके इस पर मुद्दई बने और मुकदमा करवाएं। चूँकि वो नहीं करवाते तो अक्सर इस तरह के मुकदमा जो है वो डिले होते हैं। जब डिले होते हैं तो फिर जो ड्राइवर है या फिर कंडक्टर है उसका, वो दोनों वहाँ से फरार तो होते ही होते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा उस मुकदमे में गिरफ्तार भी नहीं हो पाते। फिर जो टैंकर्स के असर मालकान होते हैं, चाहे टैंकर हो, वो डंपर हो या फिर कोई भी बड़ी गाड़ी हो, तो उसके जो मालकान होते हैं वो फिर पुलिस के साथ जो मुकदमा है उसको जो है वो सही से सुनवाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो जिनको सज़ा होनी चाहिए उनको सज़ा नहीं हो पाती है। तो ये एक सिचुएशन भी है कि अगर कोई इस तरह का वाक़यात हो तो उसमें फिर उसके बाद जो उसका मुलव्विस ड्राइवर हो या फिर उसका मालिक हो, उसे ज़रूर जो है वो नामजद करना चाहिए मुकदमे के अंदर और उसे गिरफ्तार भी करना चाहिए और उस पर फिर बाकायदा जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। ओके, होनी चाहिए तो खैर होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है इज़ अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। आई वाज जस्ट वंडरिंग बाकी शहरों में क्या होता है, वहाँ क्या औकात होते हैं ये सारी हैवी ट्रैफिक के। पानी वाला इशू तो हमारा ही है वैसे, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस तो हर जगह होता ही होगा। जितना हुजूम इस शहर का है नहीं है किसी और शहर का एट द सेम टाइम, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम भी बेहतर है। नहीं, और ये कह रहे थे लसबेला की नंबर प्लेट थी एंड ऑल दैट, ठीक है। दूसरों सूबों से जो ट्रक्स वगैरह इधर आ रहे हैं, मतलब उधर क्या हाल हो रहा होता है, तो क्या वहाँ भी कोई चेक एंड बैलेंस होता है कि नहीं होता, और फिर ऑब्वियसली वो गाड़ियाँ इधर भी आ जाती हैं। सो एवरीबडी नीड्स टू गेट ऑन बोर्ड। आपको पता है, और कोई अच्छे आइडियाज़ हैं तो एक दूसरे से ले। इस मरतबा आई वॉज इन लाहौर ऑन द वीकेंड और पैसेंजर को भी सीट बेल्ट पहनना लाजमी है। अब मुझे पिछली सीट पे, अगली सीट पे जो पैसेंजर बैठा हुआ है, ड्राइविंग सीट पे तो हमें आदत है ना, नेचुरली ऑटोमेटिकली बगैर बेल्ट के गाड़ी आदत है ना, आदत है, ये आप अज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज ये भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरा क्योंकि आपकी ये कहना पैसेंजर सीट को मतलब उसकी क्यों नहीं आदत, वो तो ऑलरेडी होना ही चाहिए था। सीट पे आप दोनों आगे बैठे हुए हैं, कोताही कर देते हैं, या आपको वक्त लगता है, या ड्राइविंग सीट पे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ जाता है, आप बेल्ट पहनते हैं, बैठ जाते हैं। पैसेंजर सीट पे इस दफ़ा मैं जिस गाड़ी में था, बारहा मुझे ड्राइवर हज़रात तनकीद कर रहे थे कि बैठते साथ ही सर प्लीज़ बेल्ट लगा लें, सर प्लीज़ बेल्ट लगा लें, नहीं तो 2000 रुपये का चालान होगा। 2000 मैं तो कहती हूँ 10,000 का बेशक लगा ले, लेकिन ये तो एक अक्ल की बात है। जब आपकी गाड़ी में ये प्रोवाइडेड है चीज़ें तो किसी मकसद से है ना, यूज़ इट। बल्कि पिछले वालों को भी करना चाहिए। बाहर के मुल्कों में, दुबई का ही एग्जांपल ले लें, इवन इन द बैक सीट बाय लॉ यू हैव टू वेयर अ सीट बेल्ट। तो ये अब दुनिया में बड़ी चीज़ें आ गई हुई हैं। गाड़ी एवं मतलब क्यों डाली हुई है उसने वो बेल्ट, ऑल्दो वो जो फिरोजपुर रोड पे बाइकर्स लेन बनी है ना, फिरोजपुर रोड चूँकि बहुत मकामात से बहुत पतली है, हाँ। बहुत टाइट है, तो उसकी वजह से इतनी जगह पे बॉटल नेक बन जाता है और थोड़ा काफी कंजेशन, क्योंकि फिर वो गाड़ी जो है वो बाइकर लेन पे जाएगी और बाइकर्स इधर नहीं, वो और फिर डिवाइडर आ जाता है, फिर आगे पता नहीं लगता, सो वो जरा कॉम्प्लिकेटेड है। इट नीड्स टू बी फिगर्ड आउट कि किस तरह करना है। इन प्रिंसिपल आइडिया अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है, नियत ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे इट इज नॉट वर्किंग आउट रियली वेल। या अच्छा जी, थोड़ा सा मौसम का हाल हो जाए, क्या ख्याल है? जवाद अब्बासी मरी से हमें बता रहे हैं कि मरी में कितनी ठंड पड़ रही है।
मुझे अंदाजा। जी देखें, मैं इस वक्त मलका कोसार मरी में हूँ और मरी के मौसम के हवाले से बात करूँ तो मरी का मौसम मुकम्मल तौर पे साफ है। सूरज अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ निकला हुआ है, आसमान मुकम्मल तौर पे क्लियर है, कहीं भी बादल नजर नहीं आ रहे। मरी में मौसम ने अपने तेवर बदले थे और मुकम्मल तौर पे गहरे बादलों के साथ मरी में बर्फबारी देखने को मिली है। ना सिर्फ मरी बल्कि गलियात में भी बर्फबारी हुई है। अगर बात करूँ बर्फबारी की तो मरी में तकरीबन लगभग 1.5 इंच, जबकि गलियात में 2 से 2.5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और बर्फबारी के बाद मरी और गलियात का मौसम जो है वो यकसर तब्दील होकर रह गया है। शदीद सर्द हवाएं चल रही हैं। इस वक्त भी जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। जबकि मैं इस वक्त बात करूं सयाहों की तो पूरे मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी और गलियात का रुख किया हुआ है। बर्फबारी के शौकीन से इस वक्त मरी, माल रोड, नथिया गली, कश्मीर पॉइंट और दीगर जितने भी तफरीही मकामात हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो इस इंतजार में कि फिर से उनको बर्फबारी के हसीन लम्हात देखने को मिल सके और उनकी जो सियाहत है उसका मज़ा दोबारा हो सके। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आई लाइक इट। और फिर मतलब नीचे बर्फ भी और ठंड भी और ऊपर सनी भी। परफेक्ट सिचुएशन हो गई। डोंट इवन आस्क मी। तो नहीं 8 साल 6 साल आई डोंट नो, बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। मतलब क्यों आपने ये बात किया? मैं सैड हो गई हूँ इस बात से। मैंने बात ही नहीं करनी। कुछ और मामलात हैं जिस पे हम तवज्जो चाहेंगे कि हो। पंजाब हुकूमत ने निजी अस्पतालों से कहा है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले डॉक्टरों को ना सिर्फ उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें बल्कि उनकी तनख्वाहों को भी माकूल बनाया जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये मुतालबा है क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का इस्तेहसाल होता है। बल्कि आपको ये भी बताएं कि पंजाब हुकूमत को ऐसी शिकायत मिल रही थी कि निजी अस्पतालों में बाज़ डॉक्टर्स की तनख्वाहें 50,000 से भी कम है। इमेजिन। वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने CEO पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और सदर PMDC को लिखे गए ख़त में निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की कम तनख्वाहों से मुतालिक सख्त तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं और ख़त में PMDC और PHCC पर जोर दिया गया है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी की हैसियत से वो इस बात को यकीनी बनाएं कि प्राइवेट अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर और सीनियर रजिस्ट्रार की तनख्वाहें जो हैं वो गवर्नमेंट के तयशुदा स्लैब के मुताबिक डॉक्टर्स का इस्तेहसाल ना किया जाए। वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ख़त में लिखा कि डॉक्टरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनके इस्तेहसाल को रोकने में PMDC और PHCC को अपना किरदार निभाना होगा। वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, अच्छा इक़दाम है, ये समझा दीजिए कि पंजाब में प्राइवेट अस्पतालों वगैरह में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें सरकारी सतह से कितनी कम हैं और क्या वजह सामने आई है? जो आपने बात की तो कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, सूरत हाल है क्या वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने एक इंतहाई अहम मौजू पे मुझे जो है वो अपना बात करने का मौका दिया। देखें, पंजाब हो या कोई भी सूबा हो, जो सरकार का सेक्टर है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमेशा डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की जो सैलरीज हैं वो बड़ी मुनासिब हैं। अनफॉर्चुनेटली जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कुछ सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें तो कुछ लोग मुनासिब सैलरीज देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर है खासकर जो बड़े शहरों से बाहर है वहाँ पर देखने में आया है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनकी जो सैलरीज हैं वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल पिछले दिनों जब मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स का एक जो फ्लैगशिप हमारा प्रोजेक्ट है जो मरियम नवाज़ साहबा ने शुरू किया है कि वो डॉक्टर्स को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं और उसके साथ साथ वो हेल्थ केयर सिस्टम जो पंजाब का है इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो उसके इंटरव्यूज़ के दौरान मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर से सवाल किया कि आप प्राइवेट सेक्टर में इस फलां अस्पताल में इस वक्त क्या सैलरी ले रहे हैं? तो यकीन करें एक आरिफ वाला के डॉक्टर साहब, और मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची कि आरिफ वाला के वो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने कहा कि मेरी सिर्फ 40,000 सैलरी है। आप आवाज़ अंदाज़ा करें कि सरकार जो है उसने ग्रेड 4 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी सैलरी से ज़्यादा कर रखी है। और एक डॉक्टर जो होता है वो एक क्रीम होता है, जब वो बच्चा होता है जो स्टूडेंट्स की क्रीम होती है वो उनमें होता है। और लोगों की ख्वाहिश हुआ करती थी, जब हम छोटे थे तो हमारी ख्वाहिश होती थी कि हम बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो इतनी मेहनत करने के बाद जब एक बच्चा डॉक्टर बनता है तो उसके साथ अगर प्राइवेट सेक्टर में इस तरह से सलूक होगा तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। यही वजह है कि मैंने PMDC को भी खत लिखा है और मैंने हेल्थ केयर कमीशन को भी ये रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ इसको हम मिलकर इंश्योर करते हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहबा का विजन भी यही है कि हम अपने डॉक्टर्स की ना सिर्फ इज़्ज़त को बहाल करें बल्कि उनके जो माशी मामला हैं उनको बेहतर करें।
चलिए, ये सब कुछ तो आपने एक्सप्लेन कर दिया और आपका मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन अब भी हम अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर्स, ख़ास तौर पर यंग डॉक्टर्स, ये शिकायत करते हैं कि तनख्वाहें आलमी मयार के मुताबिक नहीं हैं और सहूलियात जो हैं वो कम हैं, नए इलाज के तरीक़ों की ट्रेनिंग का कोई निज़ाम नहीं है। मतलब ये बड़े इशूज़ हैं और एग्जैक्टली ये बड़े पर्टिनेंट किस्म के इशूज़ हैं। तो इन पर कोई काम सोचा है आप लोगों ने करने का? पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स की जो सैलरीज हैं इनमें माजी में भी पीएमएलएन की हुकूमत ने इजाफा किया था और अब भी पीएमएलएन की हुकूमत इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हम मुल्क को माशी गर्दान से निकालने में कामयाब होते हैं तो अल्लाह के फजल से मरीम नवाज़ की हुकूमत जो है वो अपने डॉक्टर्स को मायूस नहीं करेगी। हम इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं मेरे जहन में और मरीम साहबा के जहन में बहुत सारे मंसूबे हैं। इंशाअल्लाह मैं कुछ चीज़ें जो है वक्त से पहले डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। मैं और मेरी चीफ मिनिस्टर हम दोनों की ख्वाहिश है कि हमारा डॉक्टर जो है वो खुशहाल भी हो और बाइज़्ज़त ज़िंदगी भी गुजारे। हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो जब मेहनत करें तो उनकी मेहनत का समर जो है अल्लाह के फजल से उनको मिले। इंशाअल्लाह ये वादा है अपने यंग डॉक्टर्स के साथ कि इंशाअल्लाह ताला मरीम नवाज़ के सूबे में आइंदा आने वाले वक्त में हम आपके लिए बेहतरी करेंगे और आपके लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर जो इक़दाम कर सके वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी जो है वक्तन फ़क्तन जो है यंग डॉक्टर्स के साथ मुशावरत भी जारी रहती है और मेरा बहुत सारा करीबी ताल्लुक भी है बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हम इनको मायूस नहीं करेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे हमारे यहाँ मॉडल है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मॉडल बड़ा कामयाब है, चाहे वो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो या SIUT हो, और भी कुछ इस तरह के मॉडल के तहत अस्पताल चल रहे हैं। आप लोगों ने भी बहुत से ऐलानात किए हैं, मतलब हेल्थ क्लिनिक की अभी आपने बात की, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स फाल हो गए, बहुत से अनाउंसमेंट्स हैं, बड़ी अच्छी बात है, काम हो रहा है, लेकिन जाहिर है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। सो इतना खर्चा कैसे हो रहा है या ये वसाइल कैसे जनरेट कर रहे हैं? क्या मज़ीद कर्ज लिया जा रहा है या आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप ये सब कुछ चला सकें फ़ाल तरीके से? देखिए, एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर बता दूं कि मरीम नवाज़ के सूबा में जहां मरीम नवाज़ हुक्मरान है अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कर्ज लेने वाला मामला नहीं है। ये जो कर्ज लेकर सूबा चलाने वाली बातें हैं ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वफाक से शेयर आता है और उसके बाद मरीम साहबा का पूरा फोकस इस बात पर है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं ग्रेजुअली वो ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस बने, हम सस्टेनेबल प्रोग्राम्स लेकर आएँ, हम इस तरह का मामला करें कि हम अपनी मदद आपके तहत मामला को चला सकें। और अगले 6 माह मैं आपको बताता चलूँ कि मरीम नवाज़ साहबा कहती हैं कि अगले 6 माह ख़ास तौर पे जो उनका टारगेट होगा, जो उनकी ख्वाहिश होगी, जो उनकी काविश होगी, जो उनका पूरा फोकस होगा वो पंजाब में इन्वेस्टमेंट को लाना है, पंजाब में मुख्तलिफ ग्रुप्स को लेकर आना है, पंजाब के अंदर किस तरह से हम पंजाब की इकॉनमी को ख़ुद से गेयर अप कर सकते हैं, पंजाब के रेवेन्यू में किस तरह से हम इजाफा कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि जिस तरह फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने एक मंसूबे शुरू किए हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम अपने साथियों को जो है वो सहूलियात दे रहे हैं कि आए कोई झींगा फार्म लगाए, कोई फ़िश फार्म लगाए। इसी तरह से जो किसान को किसान कार्ड दिया गया है उसके अंदर जो सहूलतें दी गई हैं उनको खुद मुख्तार करने के लिए हैं, उनके माशी मुश्किलात को आसान करने के लिए हैं। दीगर जितने मनसूबाजात हैं आप मरीम साहबा का देख लें, तमाम तर मनसूबाजात अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ सस्टेन मॉडल हैं और किसी भी ऐसे मंसूबे से इज्तनाब किया गया है जिसके अंदर हम पंजाब के फाइनेंशियल मुश्किलात में इजाफा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से पंजाब की आमदनी को भी बढ़ाएंगे और लोगों को जो आसानियाँ बांटने का मिशन मरीम नवाज़ साहबा ने उठाया है इंशाअल्लाह ताला वो इसमें कामयाब है। आज इमरान साहब शुक्रिया आपका। ऑलराइट, बहुत से आप लोगों के आइडियाज़ हैं और वील प्रे कि ठीक हो। ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर। वेदर नहीं करना था भाई, क्रिकेट का जुनून तो सर चढ़कर बोल ही रहा है, लेकिन और पूरे पाकिस्तान में ये जुनून महसूस किया जा रहा है। एक और इवेंट भी ऐसा हो रहा है जहां दुनिया पे हमारा जोर चलता था और वो खेल है हॉकी की बात हो रही होगी और हम क्या बात कर सकते हैं, बड़े अरसे बाद जी हॉकी की रौनकें भी पाकिस्तान वापस आई हैं। और किस तरह लाहौर में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इंटरनेशनल क्लब हॉकी सीरीज का आगाज हो चुका है और पहले मैच में डच क्लब ने फतह हासिल की। सुहेल इमरान हमें बता रहे हैं मजीद इस टूर्नामेंट के बारे में। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में इंटरनेशनल हॉकी सीरीज के पहले मैच से कबल जर्मनी और नीदरलैंड्स के हॉकी क्लबों के खिलाड़ियों का मेहमान खुसूसी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूर से तारुफ कराया गया, जिसके बाद उन्होंने हिट लगाकर सीरीज का इफ्तिताह किया। नेशनल हॉकी स्टेडियम के अंदर
एक तारीखी स्टेडियम जहां पे पाकिस्तान की हॉकी की अरूज की दास्तानें आज उस सफर का दोबारा आगाज किया जा रहा है, हॉकी का रिवाइवल किया जा रहा है। पहले मैच में दोनों टीमों ने शानदार महारत का मुजाहरा किया और स्टेडियम में मौजूद शायकीन की एक बड़ी तादाद से दाद समेटी। पीएसएल की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के सीईओ आतिफ राना भी हॉकी की स्पोर्ट के लिए मौजूद थे। मैच में नीदरलैंड्स के क्लब HGC ने जर्मनी के वेस्टडाउन हॉकी क्लब को 3-0 से शिकस्त दी। ये एक पहला कदम है हॉकी के रिवाइवल में और इंशाल्लाह लाहौर कलंदर्स इनके साथ खड़ी है और इनके साथ मिल के हम अगला प्लान भी बनाएंगे और हॉकी को दोबारा जिंदा करेंगे और दोबारा उन मैदानों में हम फतवात लेके आएंगे। यहाँ इंटरनेशनल हॉकी जर्मन एंड हॉलैंड खेल रहे हैं और आने वाले वक्त में हम तकरीबन 6 नेशन टूर्नामेंट करवा रहे हैं। मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया। खिलाड़ियों के हमरा नीदरलैंड्स के सफीर और जर्मन सफारतखाने के नुमाइंदे भी मौजूद थे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। जबरदस्त जी। इसी पे बात करते हैं, ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा साहब, आपने वक्त दिया। बहुत मुबारक हो इस इवेंट के इनेकाद पे। बताइएगा कब ये प्रोसेस शुरू हुआ, क्या ख्याल था इसके पीछे और क्या फ़ायदा होगा आपको लगता है हमारे नौजवान खिलाड़ियों को? हाँ जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला एंड हुमा। इनफैक्ट जी देखें, इस वक्त हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो यूथ है, वो तमाम स्पोर्ट्स में आना चाहती है लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब का जो यूथ टैलेंट एंड प्रोग्राम है, मैं उसमें एज ए फोकल पर्सन भी काम कर रहा हूँ और हमारा यही टारगेट था कि ग्रास रूट पे तो हमेशा बात होती है लेकिन कभी भी किसी ने पैरामिड की टॉप साइड को टच नहीं किया कि इंटरनेशनल टीम्स को यहाँ लाया जाए और इन मैदानों को आबाद किया जाए। तो ये उसका एक पहला स्टेप था जिसमें हमने राना मशहूर साहब जो चेयरमैन है हमारे, उनके साथ मिलकर हमने इन टीम्स को इन्वाइट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज ये इवेंट जब ये कल स्टार्ट हुआ है तो आप देखें कि एक बहुत बड़ी तादाद स्टेडियम में आई है और यूथ को अपॉर्चुनिटी मिली है। पूरे पाकिस्तान से हमने तकरीबन 50 के करीब बच्चे सेलेक्ट किए हैं जो 2 टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। तो यही मैं समझता हूँ कि एक हमारे अंदर गैप था जो आइडेंटिफाई किया और अब इंशाल्लाह ताला जैसे तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे हैं तो हमारी हॉकी जो है दोबारा परवान चढ़ेगी। अच्छा, ये कौन से क्लब्स, क्योंकि अभी तो हम ये डच क्लब देख रहे हैं, कौन से क्लब्स आए हैं दुनिया से? आप लोगों ने क्या खुद उन्हें इनवाइट किया था? हाउ इज दैट वर्किंग आउट? जी बिल्कुल, मैं जी खुद गया था जर्मनी एंड हॉलैंड, इनके प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई थी क्योंकि पाकिस्तान में इनको लाना ही मुश्किल होता है। HGC हॉलैंड का एक टॉप क्लब है और ये इसका जो किंग है उनका फर्स्ट कजन उसकी क्लब है। So that's all for today. We'll see you tomorrow.